गुड मॉर्निंग ब्राइटलाइन यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। इस चैनल पर आज से मैं आपको जीएस पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स। और जीएस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स देखिए फ्रेंड्स, मैं नॉर्मली बात करूं जनरली तो 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं। तो ग्रेजुएशन करने के बाद 12th करने के बाद या 10th करने के बाद फ्रेंड्स स्टूडेंट क्या करते हैं कि अब वो सोच लेते हैं मुझे कॉम्पिटिशन में जाना। कॉम्पिटिशन में सेक्शन उनको मिल जाता है कि मैथ पढ़ना है, हिंदी पढ़नी है, जीएस पढ़ना है ना, रीजनिंग पढ़नी है, ऐसे ही तो आता है। अब वो जीएस का पार्ट जैसे उठाते हैं, मैं जीएस की इसलिए बात करूंगा क्योंकि मैं जीएस पढ़ाने वाला हूं इस चैनल पर आपको, इसीलिए फ्रेंड्स ठीक है। तो जीएस की मैं बात करने वाला हूं। तो जीएस जैसे ही वो उठाते पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले कम से कम ये मान लीजिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि जीएस में शुरू कहां से करूं। शुरू करने में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो जब शुरू नहीं कर पाते हैं तो ये सोचते रहते हैं मैं क्या पढ़ूं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं जीएस, क्योंकि जीएस एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। अब मैं जीएस की यहाँ बात कर रहा हूं तो फ्रेंड जीएस की क्लास आपको इस चैनल पर मेरी 9 AM मिलेगी पर डे। 9 AM को आपको मतलब सुबह 9 बजे पर डे मेरी क्लास आपको मिलेगी। तो पर डे क्लास लें और फ्रेंड्स नोट्स बनाएं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी मैं पढ़ाऊं जीएस में उसका आप नोट्स बनाते जाएं फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको जीएस लाइफ टाइम आपके काम में आने वाली, लाइफ टाइम किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी। फ्रेंड्स यूपीएससी का ज्यादा कंटेंट में डीप नहीं कर पाऊंगा आपके लिए, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें समय ज्यादा लगता है। और दूसरी बात ये, मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी के ज्यादा स्टूडेंट होंगे इसमें, ठीक है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो 9 AM पर नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास मिल जाए। और फ्रेंड्स मैं एक और बात तो आपसे कहूंगा कि 9 AM से पहले ही आ जाए, क्योंकि आप पहले कंज्यूम करेंगे अपना टाइम को यूटिलाइज करेंगे आप। तो क्या होगा फ्रेंड्स, यूटिलाइज करने के बाद आप एक नोट्स तैयारी करेंगे, ठीक है। नोट्स, पेन, पेपर जो भी है आपका बैठने का शेड्यूल होगा, उसके बाद ही तो क्लास आप करेंगे। तो 9 AM से पहले आ जाए, ओके फ्रेंड्स। तो आपका समय कम खराब होगा, कुछ मिनट की वीडियो होती है। और जीएस फ्रेंड्स में आपको यकीन करिए, जीएस आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा इनके बेसिक से हम कितने एडवांस तक पहुंच गए। तो चलिए समय न खराब करते हैं, वीडियो तुरंत शुरू करते हैं। तो बात करता हूं फ्रेंड्स भारत के इतिहास की। भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सॉरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब भारत का इतिहास। तो इतिहास की जरूरत क्यों पड़ी, हम क्यों पढ़े इतिहास, है ना। सबसे पहले ये समझते हैं हम इतिहास क्यों पढ़े फ्रेंड्स। आगे का समय यूटिलाइज करने के लिए हम पीछे में जो हमारी सभ्यताएं थी, उथल पुथल से पहले क्या हुआ था, कैसा था, उससे हमें पता चलता है कि पीछे का कैसी दुनिया थी, कैसी जिंदगी थी पीछे की, लोग कैसे रहते थे या लोग थे भी या नहीं थे। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है इतिहास जानने की। भारत का जो पास्ट था, क्या था, कैसा था, उसमें हम पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इतिहास का मतलब यही है, हम पुराने समय या बीते हुए समय को जाने कि क्या हुआ, और उसको जानकर हम आगे अपना समय को यूटिलाइज करें, ठीक है। और बेहतर से बेहतर हम अपने समय को यूटिलाइज कर सके इतिहास को जानकर। तो फ्रेंड्स भारत के इतिहास की बात करूंगा। भारत का इतिहास सीखने के लिए हम सबसे पहले देखिए, भारत के इतिहास को जानने के लिए हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया भारत के इतिहास को, ओके। 3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया भारत के इतिहास को। अब देखिए पहला था फ्रेंड्स प्राचीन भारत। कमेंट करके मुझे बताएं स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। अगर नहीं दे रहा होगा तो फ्रेंड्स मैं इसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए प्राचीन भारत, उसके बाद मध्यकालीन भारत, क्योंकि भारत की हिस्ट्री थोड़ी बड़ी थी इसीलिए 3 भागों में बांट दिया, ओके। और उसके बाद आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। अब बात करते हैं हम अपने मतलब की। देखिए फ्रेंड्स मतलब से पढ़ना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा अपने मतलब की। देखिए हमें कंपटीशन में इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, इससे भी आते हैं, इससे भी आते हैं, इसीलिए हमें ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। और उसके अलावा बात करूं फ्रेंड्स एज अ ह्यूमैनिटी, हमें फिर भी हमें इतिहास आना चाहिए, बीतता हुआ समय कैसा था, क्या था, हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया भारत के इतिहास को। तो जब मैंने प्राचीन भारत को देखा, मैं प्राचीन भारत की बात कर रहा हूं, तो अब देखिए भारत का इतिहास था, हमें कैसे पता चला कि पहले क्या था क्या नहीं था, है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा, जैसे मान लीजिए एक कोई डिस्ट्रिक्ट है, पहले आ गई, पूरा डिस्ट्रिक्ट जमीन में दब गया, बहुत लंबे समय के बाद हमें कैसे पता चलेगा,
खुदाई की, या हम गए वहां पर हमें कोई उसका ऐसा साक्ष्य मिल गया, ऐसा पार्ट मिल गया, ऐसा विटनेस मिल गया जिससे हमें ये पता चले अरे भाई यहाँ पे तो ये चीजें थी पहले, है ना। अभी हमें जहाँ पानी पानी दिख रहा है, पानी सूख गया, वहां पे हमने कुछ दिखा कि ये तो मूर्ति है ना, या ये कोई स्टैचू बना हुआ, तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये चीज रही होगी। तो ऐसे भारत का इतिहास शुरू हुआ। तो लोगों को जगह जगह खंडर्स मिलने लगे, खंडर मिल रहा है, चीजें मिल रही हैं, इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहे हैं, औजार मिल रहे हैं। इससे पता चला कि हाँ पहले के लोग औजार भी यूज करते थे और बहुत सारी चीजों को यूज करते थे। तो ऐसे पता चला। तो देखिए कैसे प्राचीन भारत को हमने फिर से एक्सप्लेन करते, देखिए कैसे कैसे हमें जानकारी मिली और वैसे वैसे हम आगे चलते गए। देखिए सबसे पहले हमें धर्म ग्रंथों से पता चला, धर्म ग्रंथों से, ऐतिहासिक ग्रंथों से, ऐतिहासिक ग्रंथों से। फ्रेंड्स देखिए फिर उन्होंने ये कहा था जो विदेशी आए हमारे भारत में, यानी कि विदेशियों के विवरण से उन्होंने जो भी वर्णन किया कि यहाँ पे ऐसा था, पहले ऐसा था, पहले ऐसा था, अपनी किताबें लिखी और कुछ अपने वर्ड्स जो उनके थे शिलालेखों के थ्रू जैसे भी उन्होंने एक्सप्रेस किया अपने विचारों को, वो सब इनके विवरण से हमें पता चला कि हाँ पहले ऐसा था। ओके फ्रेंड्स, अगला पार्ट मिलता है पुरातात्विक साक्ष्य। ओके फ्रेंड्स, पुरातात्विक साक्ष्य मतलब है फ्रेंड्स जमीन में खुदाई करने से, मतलब पुरानी जो चीज़ें थी पिछले ज़माने में जो भी होता था पिछले समय में, तो उसकी चीज़ें मिली हमें, जैसे मिट्टी के बर्तन है, अभिलेख सारा डिस्कस करने वाला हूँ मैं फ्रेंड्स। तो धर्म ग्रंथों की बात करें हम फ्रेंड्स, तो धर्म ग्रंथों में देखिए धर्म ग्रंथों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो हिंदू धर्मों की बात करूँ तो हिंदू, बौद्ध और जैन। ओके फ्रेंड्स, जैन। अब हिंदू धर्म का हमें कैसे पता चले धर्म होते हैं? हमें तो कुछ नहीं पता था कि धर्म भी होते थे पहले, है ना कोई। तो हमें ऐसे पता चला हिंदू धर्म जो है उसको जानकारी हमें मिली उपनिषद से, उपनिषदों से मिली, पुराणों से मिली हमें, स्मृति ग्रंथों से मिली हमें, गाथा ग्रंथों से मिली। अब क्या होते फ्रेंड्स, गाथा ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, इनसे हमें पता चला। महाभारत हमने देखा, रामायण देखी तो पता चला हाँ पहले भी जीवन होता था और इस तरीके का होता था, उनकी ये सभ्यताएं थी, ऐसे लोग रहते थे, ऐसे रहन सहन था, उनसे हमें पता चला, है ना। अब बात करूँ मैं बौद्ध धर्म की, तो फ्रेंड्स जैसे हमारे इसमें था उपनिषद, पुराण, स्मृति ग्रंथ, गाथा ग्रंथ वगैरह ये थे सारे, तो इनसे हमें पता चला हिंदू धर्म। तो ऐसे ही बौद्ध धर्म पता चला हमें त्रिपिटक और जातक कथाएं जो थी उनसे पता चला हमें त्रिपिटक। और त्रिपिटक फ्रेंड्स इनके पार्ट थे कुछ, त्रिपिटक के 3 त्रिपिटक दिए थे बौद्ध धर्म में। पहला था विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा दिया उन्होंने अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, इनसे पिटकों से हमें पता चला कि बौद्ध धर्म भी था, बौद्ध धर्म भी एक्टिव था उस टाइम पर। अब उसके बाद फ्रेंड जैन धर्म की बात करें तो देखिए फ्रेंड जैन धर्म की बात कर लेता हूं मैं यहाँ पर। जैन धर्म की बात करूं मैं फ्रेंड्स, देखिए आगम से पता चला हमें। आगम के बाद फ्रेंड्स हमें पता चला 14 पूर्व। जैसे हिंदू धर्म में गीताएं होती हैं, है ना, गीता वगैरह, महाभारत, ऐसे पता चला, वैसे ही यहाँ पर आगम और 14 पूर्व और एक था 12 अंग। याद रखें फ्रेंड्स, अब 12 अंगों में एक अंग खो चुका है, अभी 11 अंग बचे हैं जो जैन धर्म की साक्ष्य के रूप में हमें मिलते हैं इतिहास से। तो फ्रेंड्स इसमें लिख लीजिए आप, एक अंग खो चुका है, ठीक है। कितने बचे हैं? 11 बचे हैं। ओके फ्रेंड्स, 11 अंग बचे हुए हैं,
11 अंग बचे हुए हैं, इतना याद रखें। अब फ्रेंड्स इसके बाद जैन धर्म हो गया हमारा, बौद्ध धर्म का पता चल गया, धर्म ग्रंथों का। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ ऐतिहासिक ग्रंथों की। अगर मैं ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करूँ फ्रेंड्स, तो जैसे हमारे पास है गार्गी संहिता, गार्गी संहिता फ्रेंड्स ये ऐसी संहिताएं थी, इनसे हमें पता चला कि जो इनमें कैसे क्या था, लोगों की कैसी भावनाएं थी, उनके विचार कैसे थे, है ना। जैसे एक मैं बात करूं मैत्रियन, इसमें क्या था फ्रेंड्स कि जो स्त्रियां थी समाज में, पिछले ऐतिहासिक समाज में, तो उनकी वैल्यू बहुत कम थी, उनको वैल्यू नहीं दी जाती थी फ्रेंड्स। ये मैत्रियन संहिता से हमें पता चलता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये ऐतिहासिक ग्रंथों से पता चला। उसके बाद मैं विदेशियों की बात करूं फ्रेंड्स, तो विदेशियों में देखिए, विदेशियों में बात कर लेता हूं मैं। जैसे फायान आए यहाँ पर, उसके बाद फायान अलबरूनी, फायान अलबरूनी आदि जो विदेशी आए थे, इन्होंने अपने अपने विचार दिए, ठीक है, इन्होंने अपने अपने विचार दिए। अब जीवन चरित्र की बात करें हम, थोड़े से जीवन चरित्र की बात कर लें, तो कुछ पुस्तक थी जैसे हर्षचरित और पृथ्वीराज विजय। ये जो जीवन चरित्र थे कुछ, इनसे पता चला कि पिछले समाज में क्या होता था, कैसे होता था। और उसके बाद में फ्रेंड्स मैं जन साहित्य की बात करूं, तो जन साहित्य की बात करता हूं, तो इसमें फ्रेंड्स कालिदास की रचनाएं हैं, कालिदास, भवभूत, मुद्रा राक्षस, इनसे पता चलता है फ्रेंड्स। ये विदेशियों के विवरण थे, ये आए, ये यहाँ पर रहे इंडिया में, हमारी में, और इन्होंने क्या क्या देखा उस चीज़ का इन्होंने वर्णन किया किताबों के थ्रू, अपने विचारों के थ्रू। तो जैसे उनको उचित लगा वैसे इन्होंने, इनके जो हमें साक्ष्य मिले उनसे पता चलता है कि इन लोगों के थ्रू भी हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स एक फैक्टर है जिससे हमें भारत का एक कह सकते हैं एक कन्फर्म तरीका होता है, उससे पता चलता है कि हाँ वाकई में जो भारत का इतिहास था वो यही रहा होगा। जैसे वो है फ्रेंड्स हमारे पास ये पुरातात्विक साक्ष्य की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है हमारे भारत के इतिहास को जानने में। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखिए इनमें था क्या, जैसे अभिलेख, जैसे देखिए अभिलेख क्या होते हैं पहले समझिए। पत्थरों पे हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, उनको शिलालेख बोलते हैं। देखिए शिलामीस होता है पत्थर, शिलामीस पत्थर, और लेख का मतलब लिखा हुआ पत्थर पे जो लिख देते हैं उसको शिलालेख। तो अभिलेखों से हमें पता चला फ्रेंड्स, जैसे अभी हमारे यहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है गुजरात में, है ना, याद रखें, स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता, है ना। तो उस स्टैचू को आज मान लीजिए प्रलय आ जाए, ऐसा ना हो, मैं बताता हूँ, तो वो दब जाएगा, है ना। आने वाले समय में वो लोग अगर खुदाई करते हैं, वो देखेगा तो उनको लगेगा, नहीं लगेगा, है ना, लगेगा कि हाँ भाई ये स्टैचू होते थे पहले, ऐसे इंसान होते थे, तो कुछ तो वो सोचेंगे वैसे ही ऐसे था। तो हमें बहुत सारे अभिलेख वहाँ पे मिले, चीज़ों पे लिखे हुए, ठीक है। अब मुझे और सिक्के मिले, वहाँ पर सिक्के दबे हुए, सिक्के, मोहरें, ठीक है, सिक्के मिले, मोहरें मिली, और वहाँ पे हमें बहुत सारे मिट्टी के बर्तन मिले, मिट्टी के बर्तन, कलाकृतियाँ मिली, है ना। इनसे हमें ये पता चलता गया धीरे धीरे कि हाँ वाकई में ये चीज़ें थी, जो हमें इतना विवरण यहाँ से मिलता है। ये तो ये यहाँ पर आ जाते हैं हम पुरातत्विक साक्ष्यों पर, तो हमें पता चल जाता है वाकई में जो ये सारा विवरण है वो सही होगा कहीं ना कहीं, है ना। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज़ देखिए, समझ लेते हैं एक बार। भारत के इतिहास को जानने में हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया भारत के इतिहास को।
प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। मतलब आधुनिक भारत आज तक चल रहा है, मध्यकालीन भारत लगभग अगर मैं करूं तो एक अप्रोक्सीमेटली ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि कुछ सन जो हैं तो वो आगे भी आ जाती हैं घटनाएं। वैसे नॉर्मली मैं मानूं तो 1761 से लेकर और आज तक, ठीक है, आज तक क्या है, आधुनिक भारत कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है कि इतने से ये, ठीक है, आज तक का जो है वो आधुनिक भारत कंसीडर किया जाता है। उससे पहले मध्यकालीन और प्राचीन भारत हम अब पढ़ रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं प्राचीन भारत से। तो देखिए धार्मिक ग्रंथों से हमें पता चला, जो धार्मिक ग्रंथ थे उनमें चीज़ें लिखी हुई थी, उनसे हमें पता चला, उनका अनुवाद किया गया फ्रेंड्स। तो उनसे पता चला कि हाँ भाई ऐसे धर्म भी हुआ करते थे। जब धर्मों में गए तो हमें और जानकारी मिलने लगी भारत के इतिहास की। अब बौद्ध धर्म में गए और ज़्यादा मिलने लगी। बौद्ध धर्म तो ये कहा जाता है एक तरह की ये साइंस है, साइंस पे डिपेंड था। जैन धर्म भी बहुत अच्छा धर्म था, इनसे पता चला आगम 14 पूर्व 12 अंग से हमें जैन धर्म के बारे में पता चली चीज़ें। विदेशी आए, इन्होंने भी अच्छी भूमिका निभाई। फाहियान थे, चीन से आए थे, अलबरूनी वगैरह, ये इन्होंने अपनी जो भी विवरण थे, जो भी विचार थे वो दिए और किताबें लिखी। जीवन चरित्र में हर्ष चरित्र वगैरह ये किताबें थी, इनसे पता चला कि ये ऐसे हर्ष हुआ करते थे, ये था उनके जीवन की, ये सारी कहानियाँ थी। उसके बाद यहाँ पे हम जाके क्लियर हो जाते हैं कि हाँ ऐसा सही हुआ था। जैसे अभिलेख हैं, सिक्के, मोहरे, मिट्टी के बर्तन और भवन वगैरह है ना, भवनावशेष, पत्थरों से जाहिर सी बातें बने होते थे भवन, तो पत्थर थोड़ी इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो वो अभी खुदाई होती है तो ऐसे लगता है पूरे के पूरे भवन निकल आते थे, खंडर निकल आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पहले ऐसे भवन हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ और जो नोट्स बना रहे हैं फ्रेंड्स वो वीडियो को पॉज करके नोट्स को नोट कर ले नोट्स में, ठीक है। इसको देखिए कम पढ़िए लेकिन बेहतरीन पढ़िए, ऐसे पढ़िए दोबारा से आपको नोट्स उठाने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। अगर मैं आपको ऐसे ही इस चीज़ को बता देता, मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए कि अगर मैं आपको ऐसे ही बता देता कि भारत ऐसा था, उसको ऐसे बांट लिया, ऐसे बांट लिया, इतने भागों में बांट दिया, ये कर लिया, इसमें ये हुआ, इसमें वो हुआ, तो क्या पता चलता आपको, कुछ समझ में आता। अब मैंने जब ये ट्री बनाया तो ट्री में आपको क्लियर होता चला गया कि प्राचीन भारत का ये पार्ट है, इसका ये पार्ट है, ये पार्ट है। तो फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो कोशिश करें हम स्ट्रक्चर बनाते जाएँ। अब भारत वर्ष की बात कर रहे हैं, हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो फ्रेंड्स देखिए अगर मैं भारत की बात करूँ, मेरी आर्ट थोड़ी अच्छी नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ अच्छा बन जाए मैप, ओके। देखिए चलिए जो भी है जैसा बन गया। तो देखिए इंडिया है, इधर पूर्व होता है, पूर्व मतलब ईस्ट है, इधर वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मुझे पता है आपको हंसी आ रही होगी मैप देखकर, तो कमेंट में ज़रूर जाहिर करें अपनी, ठीक है, अभिव्यक्ति। तो मुझे भी अच्छा लगेगा आपकी कमेंट पढ़कर हंसी वाली, ठीक है। तो इधर नॉर्थ है, नॉर्थ में हिमालय से लेकर, देखिए नॉर्थ में हिमालय पर्वत से है ना, हिमालय से लेकर साउथ में जब अगर हम जाते हैं साउथ में तो हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर। अच्छा एक बात बताता हूँ मैं, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सारे एक्सपर्ट मेरी वीडियोस देख रहे हैं, कुछ को तो ये कन्फ्यूजन होता होगा कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है ना, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। हमेशा ध्यान रखिए राइट हैंड पर, जैसे हमारे सामने ये इंडिया का मैप बना हुआ है, हालांकि मैप नहीं लग रहा है, पता चल रहा है पता नहीं क्या बना दिए नदी वगैरह। तो देखिए फ्रेंड्स राइट हैंड पर ईस्ट होता है, लेफ्ट हैंड पर वेस्ट होता है और हमारे सिर की तरफ नॉर्थ होता है। मतलब हिमालय ऊंचा होता है, पर्वत की तरह दिखाई देता है ना, हिमालय पर्वत होता है तो ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो ऊपर को नॉर्थ है ना, नॉर्थ, और नीचे महासागर होते हैं, पानी है तो वो नीचे ही होंगे जमीन पे ही, जाहिर सी बात है। तो साउथ, ठीक है, याद रखें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिशाएं पता कर रहे हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नहीं आती तो अच्छी बात है, आप जान लीजिए जो अगर नहीं आती तो। इसके बाद देखिए हिंद महासागर और हिमालय पर्वत, यानी कि उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर, और पूरब में फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल, ठीक है,
बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर के बीच के भाग को, के बीच के हिस्से को हम क्या कहते हैं? भारतवर्ष। भारतवर्ष। और हमें गर्व है कि हम भारतवर्ष में रहते हैं। फ्रेंड्स, जैसा मैं जानता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, तो मुझे ये लगता है कि भारत एक अकेला ऐसा देश है फ्रेंड्स पूरे विश्व में जिसमें मौसम बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं। तो फ्रेंड्स, हम लकी हैं कि हम इंडिया में रह रहे हैं। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ भारतवर्ष। फ्रेंड्स, भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो कैसे पता चला, इसके बहुत सारे नाम हैं, है ना, बहुत सारे नाम है, भारतवर्ष, इंडिया। और जो मुस्लिम शासक आए थे या मुस्लिम लेखक थे, उन्होंने, मुस्लिम इतिहासकारों ने इसको क्या कहा? हिंद। हिंद कह दिया कि भाई ये हिंद या हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान है भाई, है ना, हिंदुस्तान है, उन्होंने कह दिया। लेकिन अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या कह दिया? इंग्लिश में लाए, तो उन्होंने कह दिया नहीं भाई ये तो इंडिया है, इंडिया, है ना, इंडिया। इंडिया मतलब इंडस से बनाया था इन्होंने, इंडस नाम दिया था, लेकिन इसको इम्प्रूव करके फिर क्या कर दिया? इंडिया। ये भारत का इतिहास है फ्रेंड्स, छोटा सा हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए, छोटा सा एक टॉपिक और कर लेता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट, हो सकता है कुछ टॉपिक छूट रहे हों, वैसे कुछ छूटेगा नहीं आपसे, तो कमेंट से ज़रूर कीप इन टच रहें फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कमेंट पढ़ता हूं हर वीडियो की, तो मुझे पता चलेगा किस बच्चे का क्या छूट गया है, वो मैं बताऊंगा। जो भी क्वेरी है आपकी, उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, एक आपने बात सुनी होगी, बता देता हूँ, वैसे मोस्टली सबको आता ही है, ईसवी और ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, है ना, ये आपने देखा होगा। ईसवी और ईसा पूर्व में क्या अंतर होता है? ओके, ईसवी और ईसा पूर्व में अंतर क्या होता है? ईसवी फ्रेंड्स क्या होता है? देखिए, एक ग्रेगोरियन होता है, देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कैलेंडर की बात कर रहा हूँ, या जूलियन कैलेंडर भी बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं? जूलियन कैलेंडर। ओके, जूलियन कैलेंडर भी बोल देते हैं, या फिर ईसाई कैलेंडर। तो एक ही नाम है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। तो ईसाइयों के, ईसाई धर्म के एक मसीहा थे जिनको बोलते हैं ईसा मसीहा। क्या बोलते हैं? ईसा मसीहा, ठीक है, ईसा मसीहा थे, उनका जन्म हुआ था। लेकिन कहने का मतलब ये है, उनका जो जन्म था, जन्म भी कल्पित है, एक कल्पना की गई थी, निश्चित नहीं पता चला आज तक कि किस डेट को हुआ था। तो उनका जब जन्म हुआ था, एक डेट फिक्स कर ली कि 1 में, है ना, पहली ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, तो ऐसे डिसाइड कर ली। तो इससे पहले का जो समय था उसको हम ईसा पूर्व बोलने लगे, ईसा पूर्व बोलने लगे, और बाद के समय को हम ईसवी बोलने लगे, है ना, ईसवी बोलने लगे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ईसवी बोलने लगे फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर इसको एडी बोलते हैं ईसवी को, और इसको बीसी बोलते हैं, ठीक है, ओके, बीसी बिफोर, एडी आफ्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें पता चला, जैसे किसी का जन्म हुआ 300 ईसा पूर्व में, है ना, 300 ईसा पूर्व में जन्म हुआ किसी का। अब डेथ कब होगी? 300 से ज़्यादा में होगी, 350, 360 ऐसे में होगी? नहीं, क्योंकि ईसा पूर्व हमेशा नेगेटिव में गया और ईसवी हमेशा पॉजिटिव में चलती है। मतलब 2001 के बाद 2002 आएगा, है ना, ये हमारी ईसवी कहती है। लेकिन बीसी क्या कहती थी? 2000 के बाद 1900 कितना आएगा? 99 आएगा, है ना, ये कहता था कौन? ईसा पूर्व कहता है। मतलब ईसा पूर्व में अगर 300 ईसा पूर्व में किसी का जन्म हुआ है, तो कब डेथ होगी उसकी? कब होगी? उल्टा चलेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, कम में जाएगा, 250, ये, है ना। तो अब हम सोचते हैं कि 250 में जन्म हुआ, 300 में कैसे मर सकता है? लेकिन नहीं, बीसी हमेशा उल्टा चलता है। मैं उनके लिए ये सारी बातें बता रहा हूँ जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो अभी इन्होंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया अभी वो जान लें इस चीज़ को। पता है मुझे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे उनको अच्छे से पता होगा, लेकिन उनमें भी डाउट होगा फ्रेंड्स। उनको पता होगा ईसा पूर्व क्या होता है, ईसवी क्या होती है, लेकिन कन्फ्यूजन उनको भी यहाँ होगी एडी और बीसी में, है ना, एडी और बीसी में कन्फ्यूजन होगा, पक्का कह सकता हूँ मैं दावे से, क्योंकि मैंने पढ़ा है पूरा इतिहास, काफ़ी लंबे समय से पढ़ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, एडी बीसी का अंतर ये होता है, ईसवी और ईसा पूर्व का मतलब समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। एक बात और जान लेते हैं हम इस लेक्चर में आज के में,
जो कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेद, वेद की बात करते हैं। वेद 4 टाइप्स के होते हैं, सारे लोग जानते होंगे, इस बात से मैं श्योर हूं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ओके, बात करते हैं ऋग्वेद की, है ना। ऋग्वेद की बात करें तो फ्रेंड्स ये सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। इसमें गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र किसने रचित किया था? किसने किया था? विश्वामित्र ने। याद रखें फ्रेंड्स, विश्वामित्र। ये याद करने वाली चीज़ें, आपको याद सब करना है, लेकिन ये ज़्यादा पॉइंट करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। गायत्री मंत्र किसने? विश्वामित्र ने दिया था। किसमें? तीसरे मंडल में। अब मैं बात करता हूँ, देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,662 10,662 क्या है? ऋचाएं हैं, ऋचाएं। अब देखिए यहाँ पर नया वर्ड आपको मिल गया है, यहाँ पर ऋचाएं, है ना। सूक्तियाँ तो आप जानते हैं, अब तक पढ़ते आए हैं। मंडल, मंडल एक कह सकते हो पार्ट होते हैं, पार्ट कह सकते हो। अब ऋचाएं की बात करते हैं। ऋचाएं को दूसरे शब्दों में हम कहते हैं मंत्र। ओके, इस बात को समझ गए। इतने मंत्र हैं, इतने सूक्त हैं, इतने मंडल हैं, याद रखें। तो फ्रेंड्स इसमें एक और बात मिलती है हमें देखने को ऋग्वेद में, ये सबसे प्राचीन वेद है। गायत्री मंत्र इसी में मिला हमको। 52 अवतार, मतलब भगवान विष्णु का जो 52 अवतार आया था, कौन से वेद में आया था? ऋग्वेद में, है ना। 52 अवतार किसका था? किससे रिलेटेड है? कौन से भगवान से रिलेटेड है? विष्णु, विष्णु भगवान से रिलेटेड है। क्या? 52 अवतार। याद रखें फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। किससे? ऋग्वेद से। अब ऋग्वेद की बात करें फ्रेंड्स, एक और बात जान लेते हैं। ऋग्वेद, वेद व्यास द्वारा रचित है, वेद व्यास द्वारा संकलन किया गया है इसका। याद रखें इतनी चीज़, ऋग्वेद से रिलेटेड इतनी चीज़ याद रखें फ्रेंड्स, फ्यूचर में हमेशा काम में आएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी यजुर्वेद की, जिसको नोट करना है फ्रेंड्स, वीडियो को रोक के नोट कर लो। आइए फ्रेंड्स, सपोर्ट करें थोड़ा सा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो बेवकूफ़ी क्यों करूँगा मैं, ना। तरीका चेंज कर दूंगा मैं, क्या फ़ायदा है बेवकूफ़ी करने की, है ना। तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स सपोर्ट करें, और जितने व्यू ना हो उससे ज़्यादा मुझे लाइक कर दें। ज़्यादा तो नहीं हो सकते, कहने का मतलब लाइक बराबर होने चाहिए व्यूज़ के, यदि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे यजुर्वेद की बात करता हूँ। यजुर्वेद को अगर हम नॉर्मली जाने तो सबसे पहले बलि के नियम। बलि आप सभी जानते होंगे। बलि किसी को, भगवान को या उनके कोई भी आराध्य देव हैं, उन पर हम क्या करते थे? इंसान की गर्दन काट दी, उनके ब्लड से बलि चढ़ा दी, उनका मर्डर कर दिया, ना। यही बलि होती है, आप जानते हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, बलि के नियमों को इसमें दिखाया गया है। इसमें संकलन है और मंत्रों का और यज्ञों के तरीके और नियम, तरीके और नियम। फ्रेंड्स जो यजुर्वेद है उसमें यज्ञ, बलि, इन सब चीज़ों का क्या है? संकलन है फ्रेंड्स, कि हर चीज़ का जो पुण्य के जितने भी काम हैं, जो भी मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी काम थे वो यजुर्वेद में हैं। यजुर्वेद में बलि के नियम हैं, यज्ञों के तरीके हैं, कैसे यज्ञ होते हैं, उनमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरीके से पूजा आप संपन्न कर सकते हैं, ये सब कुछ इसमें था, ठीक है। यजुर्वेद में था। उसके बाद सामवेद की बात करें तो फ्रेंड्स, सामवेद में क्या था? सामवेद में
नॉर्मली बात करें हम तो सा रे गा मा पा धा नी सा। ओके, मतलब आप इसी से समझ गए होंगे जितना भी संगीत है वो यहीं से आया है, यहीं से जन्म लिया उसने सामवेद से। ओके फ्रेंड्स, सामवेद की बात करूं तो सामवेद एक अकेला ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, जो गद्य और पद्य दोनों में है। ओके फ्रेंड्स, इतना याद करें। अथर्ववेद की बात करूं फ्रेंड्स तो अथर्ववेद एक ऐसा वेद है, अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें जादू, टोना, टोटके तथा इसमें देखिए एक बहुत बुरी बात है जो मुझे पसंद नहीं आई कि इसमें जो लड़कियां थी, स्त्रियां हैं, उनकी बहुत ज़्यादा निंदा की गई है। मतलब ये पॉइंट आप नोट कर लें फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसा कौन सा वेद है जिसमें लड़कियों के जन्म की निंदा की गई है? मतलब कन्याओं के जन्म की निंदा। अब निंदा से आपको समझ में आ रहा होगा कि लोग नहीं चाहते थे कि उनके घर में लड़कियां जन्म लें, तो फ्रेंड्स लड़कियां जन्म नहीं लेंगी, समाज कैसे उन्नतशील बनेगा? तो फ्रेंड्स ये थोड़ी सी मुझे भी जब मैंने देखा तो अच्छा नहीं लगा मुझे, लेकिन ये अथर्ववेद में इसका दिया हुआ है, अथर्ववेद में, ठीक है, अथर्ववेद में दिया हुआ। ऋग्वेद में फ्रेंड्स जो मंत्र होते हैं, ऋग्वेद में जो मंत्र होते हैं उनको जो पाठ करते हैं, जो मंत्र बोलते हैं, जैसे हम यहाँ हवन करवाते हैं, घर में पूजाएं होती हैं तो क्या कहते हैं? पंडित को बुला लो, ब्राह्मण को बुला लो, ऐसे ही तो कहते हैं। वो आते हैं मंत्र वगैरह करते हैं ना, तो वैसे ही फ्रेंड्स ऋग्वेद में जो आते थे उनको जो मंत्रों का उच्चारण करते थे उनको हम क्या बोलते थे? होत्र। क्या बोलते थे? होत्र। ओके, होत्र। यजुर्वेद में जो आते थे उनको हम क्या बोलते थे? देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। खैर ज़्यादा कुछ आता नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ें हो गई हैं फिर भी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारे मैं आपको डिस्कस करूँगा। कहने का मतलब ये है इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कवर कर देंगे, जो भी आएगा कंपटीशन लेवल में अब तक आया है सारा एनालाइज मैंने किया, उसके बाद इसमें पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसमें होता है फ्रेंड्स अध्वर्य, अध्वर्य होते हैं इसमें। क्या होते हैं? अध्वर्य। ध्यान रखें, अध्वर्य यजुर्वेद में, ऋग्वेद में होत्र होते हैं, ठीक है, होत्र। अब देखिए सामवेद की बात करूं तो फ्रेंड्स उद्रात, उद्रात होते हैं इसमें। किसमें? सामवेद के जो पंडित होते हैं, जो मंत्रों को पढ़ते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, सारे गामा पादा नीसा जो भी। अब देखिए यहाँ पर अब मैं उद्रात की बात, मंत्र पढ़ने वाली बात क्या करूँगा तो उसमें क्या फ्रेंड्स आएगा? देखिए इसमें एक चीज़ और थी सामवेद में, क्या थी? जो यज्ञ होते थे, यज्ञ कहाँ से लिए गए? यजुर्वेद में है ना। तो यज्ञ जो होते थे, यज्ञ में यज्ञ के जो मंत्र होते थे, यज्ञ के मंत्रों का गायन करना, गायन करना, ठीक है, गायन करना। कौन करते थे गायन? उद्रात, ठीक है। ये आप याद करें फ्रेंड्स। आज की वीडियो बस यहीं तक रोकता हूँ मैं, मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं हम, आगे हम चलेंगे इससे। अभी आज हमने वेद किया है, कल हम दूसरा पार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ब्राइट लर्न चैनल से अभी जुड़ जाइए और फ्रेंड्स जो भी आपकी क्वेरी कमेंट के थ्रू हमें बताते रहें। आपके हर क्वेश्चन का हम रिकवरी और इनको जो भी आपकी क्वेरी होगी उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो मिलता हूँ नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।